Hi everyone, today I am discuss about new chapter atom। तो इसका पहला टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, ये एटम से रिलेटेड बेस्ड है। इससे पहले आपने जो डिस्कस की है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट जो मॉडल ऑफ एटम दिया था जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। थॉमसन के द्वारा दिया गया था। थॉमसन के द्वारा कब दिया गया था? 1898 में एक मॉडल दिया गया था। 1898 में मॉडल दिया गया था, जो आप डिस्कस कर चुके हैं। उसे हम कहते हैं प्लम बडिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लम बडिंग मॉडल। इसके बाद 1911 की बात है, यानी आपको 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया गया। रदरफोर्ड का मॉडल था 1911 में दिया गया। इसी पर बेस्ड था, अल्फा स्कैटरिंग पर बेस्ड था। तो उन्होंने फिर दोबारा क्या कहा गया 1911 टू इन 1913 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया था? इनके दो स्टूडेंट थे, गीगर और मार्सडन। क्या क्या स्टूडेंट थे इनके? दो स्टूडेंट थे आप इनके, किसके? रदरफोर्ड के। दो स्टूडेंट थे आपके, किसके? रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे आपके। देखो, ये रदरफोर्ड जो थे किसके? ये थॉमसन के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो यहां पर क्या थे? इनके सजेशन के आधार पर, यानी रदरफोर्ड के सजेशन से, यानी गीगर और मार्सडेन की बात करते हैं। गीगर एंड मार्सडेन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी इसी को हम कहते हैं अल्फा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग भी कहते हैं, या अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड भी कहते हैं। यानी इन्हीं के स्टूडेंट थे, इन्हीं के सजेशन से, यानी रदरफोर्ड के सजेशन से गीगर और मार्सडेन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? बाय रदरफोर्ड। क्या लिख सकते हैं? बाय रदरफोर्ड। क्या लिख सकते हैं? यानी ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, इन्हीं के सजेशन पर इन्होंने किया गया, गीगर और मार्सडेन ने। ठीक है, देखिए अब कैसा एक्सपेरिमेंट था ये। अब देखिए किस पर बेस्ड था? एटम पर बेस्ड था। देखिए इन्होंने एक क्या ली? रेडियो एक्टिव, यानी लेड कैविटी ली। लेड कैविटी, देखो इसके अंदर रेडियो एक्टिव मैटर को रखा, जिसे सोर्स कहा गया। ये क्या है? आपकी लेड कैविटी है। ये क्या है? आपकी लेड कैविटी है। ये क्या है? आपकी लेड कैविटी है। ये क्या है? हमारी लेड कैविटी, यानी लेड बॉक्स भी कह सकते हैं हम इसे। क्या कहेंगे? लेड कैविटी। ये क्या है? आपकी लेड कैविटी। यहां पर क्या रखा? रेडियो एक्टिव सोर्स, जिससे ये क्या है? सोर्स सपोज हम ले लेते हैं इसको, बिस्मिथ ले सकते हैं। तो क्या ये क्या है? आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कहलाता है। यानी ये क्या है? आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, यानी ये क्या है? रेडियो एक्टिव सोर्स मैटर होता है, इसे क्या लिया? बिस्मिथ। सपोज आप जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, इसको कहा बिस्मिथ कहा गया। तो यहां से क्या होगी? अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, तो ऐसे निकलेंगे। यहां पर क्या लगाया गया? लेड ब्रिक्स, यानी लेड ब्रिक्स यूज की गई यहां पर। ये क्या है? लेड ब्रिक्स, जो क्या करेगा? कॉलिमेटर का काम करेगा, यानी इसको क्या करेगा? पतला करेगा और इधर उधर नहीं जाने देगा। ये क्या है? आपकी लेड ब्रिक्स कहलाती है, यानी शीशे की ईंट भी कह सकते हैं। ये क्या है? आपकी लेड
लेड ब्रिक्स, इसे हम कहते हैं कॉल्यूमेटर। क्या कहेंगे? कॉल्यूमेटर। इन लेड ब्रिक्स को क्या कहते हैं हम? कॉल्यूमेटर। क्या कहेंगे? कॉल्यूमेटर। ये अल्फा पार्टिकल्स इनको कॉल्यूमेट करेगी, मींस इधर उधर नहीं जानेंगी। ये क्या है? आपके अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेगी, रेडियो एक्टिव मैटर है। यहां पर एक क्या यूज कर देते हैं? थिन गोल्ड फॉयल यूज करते हैं हम। यहां पर क्या किया जाता है? एक थिन गोल्ड फॉयल का यूज किया जाता है। अब देखो ये थिन क्यों किया जाता है? थिन जो गोल्ड फॉयल है आपकी, ये क्यों इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसको हम पतली से पतली कर सकते हैं, जिसका जो न्यूक्लियस होता है हैवी होता है, जिससे क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स क्या डिफ्लेक्शंस अधिक होता है। इसलिए हमने यहाँ पर थिन गोल्ड फॉयल का यूज किया गया है। क्या कहा गया है? इसे हम थिन गोल्ड फॉयल कहते हैं। ठीक है। ये पार्टिकल, कुछ पार्टिकल तो यहां से क्या जाते हैं? सीधे निकलते हैं। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये कैसे पता चलता है? यहां पर हम क्या लगाते हैं? एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन निकलती है, जहां पर क्या होती है? लाइट फ्लैश होती है। यहां पर हमने क्या लगाया? एक जिंक सल्फाइड। देखो ऐसे होगा, ये मूवेबल होता है, सर्कुलर होता है। ये क्या होता है आपका? ऐसे सर्कुलर होता है। कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स यहां से स्कैटर्ड हो जा रहे हैं। ये क्या है? आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। इसमें क्या होती है? इससे पता चल रहा है कि हाँ, कहां पर आपकी ये पार्टिकल्स आ रही है। देखो, अब देखो कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जा रहे हैं ऐसे, यानी थीटा एंगल पर। तो यहां पर एक लाइट फ्लैश बन रहा है आपका, लाइट फ्लैश। क्या होगा? एक लाइट फ्लैश हो रहा है। यहां पर एक डिटेक्टर भी यूज कर देते हैं। क्या? एक डिटेक्टर। यानी यहां पर हमारी क्या पड़ी है? लाइट पड़ी है। तो यहां पर हम एक डिटेक्टर का यूज करते हैं, जिसे डिटेक्टर में जिसे डिटेक्ट किया जाता है, इसे हमने कहा डिटेक्टर। ये क्या है? मूवेबल होता है, इसे हमने कहा डिटेक्टर। डिटेक्टर जैसे ये माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। उन्होंने कहा, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है और ये थिन गोल्ड फॉयल होती है। यानी ये क्या होती है? थिन गोल्ड फॉयल। थिन गोल्ड फॉयल क्या होगी? ये क्या होती है आपकी? थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है। देखो, अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मास होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, तभी 2He4 लिखते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है आपका कितना होता है? 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। देखो, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो कितना होता है? 2 ही होता है। और इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, यहाँ पर कितने हो गए? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। आप केमिस्ट्री या कहीं और जगह पढ़ चुके होंगे। ठीक। मींस ये कॉल्यूमेटर ये क्या करती है? थिन बीम क्या करती है? बहुत छोटी सी पतली बीम डालती है। ये लेड ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी इस गोल्ड फॉयल में। इस गोल्ड फॉयल मींस बहुत ज्यादा पतली होती है, ओनली सिंगल लेयर होती है। हम इसकी फॉयल क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसको हम सबसे ज्यादा पतला कर सकते हैं। और बात रही, और ये इसका हैवी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्कैटरिंग की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल तो ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में आते हैं। क्या ऑब्जर्व किया? गीगर एंड मार्सडेन या रदरफोर्ड के सजेशन से, यानी रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किए? यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन क्या निकला यहां से। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? उन्होंने कहा जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, यानी इस गोल्ड फॉयल से क्या होते हैं? विदाउट डिफ्लेक्शन के क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। यानी अधिकांश अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए बिना
इस गोल्ड फॉइल को पार कर सीधे निकल जाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू। पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकला इनके, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द gold foil. Most of the alpha particle pass through gold foil without any deflections, या without any strictions. Gold foil without any deflection या इसके। तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो यहां से कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जो एटम का है अधिकांश जो पार्ट है इम्पटी है। देखो क्या कहा इन्होंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या है, सीधे निकल जाती हैं बिना डिफ्लेक्शंस, बिना स्कैटर्ड हुए। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो एटम का अधिकांश भाग क्या है, इम्पटी है। ठीक है, तो एटम का अधिकांश भाग क्या है, इम्पटी है। यह क्या था आपका जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, प्लम पडिंग जो एटॉमिक मॉडल था उसका क्या था, विरोध करता था, उसके विरुद्ध था। ठीक है, उसी की लिमिटेशन है एक हिसाब से। तो थॉमसन के अनुसार क्या था, जो एटम है वो पॉजिटिव क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। यदि एटम सॉलिड स्फीयर होता तो अल्फा पार्टिकल कैसे पार करते उससे। तो ये थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल के अपोज कर रहा है। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से। तो थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ चुके हैं उसमें क्या कहा गया था, जो एटम है वो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है। अगर उसका पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो वो पार क्यों कर रही है, अल्फा पार्टिकल उसको पास क्यों कर रहा है। तो ये तो एक थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल का एक क्या था लिमिटेशन थी, जिसको इसने दूर किया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। क्या कंक्लूजन निकला यहां से, कंक्लूजन ये निकला कि एटम का अधिकांश पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो अब दूसरा ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। सेकंड मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था इनका था ओनली अबाउट 0.14%, ओनली अबाउट 0.14% of incident alpha particle scattered, only 0.14% of incident alpha particles of the incident alpha particle, थीटा स्कैटर्ड एंगल है, अल्फा पार्टिकल scattered by more than 1 degree, alpha particle scattered by more than 1 degree। देखो इन्होंने क्या कहा, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट जो अल्फा पार्टिकल्स हैं स्कैटर्ड हो रहा है मोर देन 1 डिग्री से। ठीक है, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं आपके जो स्मॉल एंगल बनाते हुए अपने पाथ से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यानी स्मॉल एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनका स्कैटर्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से ही पॉसिबल है। देखो बहुत कम क्या है आपके छोटे जो अल्फा पार्टिकल हैं बहुत छोटे एंगल से क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं या डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होती है, तो इनका स्कैटर्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से ही पॉसिबल है। यहां से ये आता है। तो इस प्रकार यहां से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला,
जो एटम का है जो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही, जो एटम का है जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है किसी एक ही पॉइंट पर क्या है, कंसेंट्रेट है, किसी एक ही पॉइंट पर कंसेंट्रेट है। तो इस ऑब्जर्वेशन के से भी थॉमसन मॉडल को क्या पाया गया, गलत पाया गया, जिसके अनुसार क्या था आपका पॉजिटिव जो एटम में क्या है, पॉजिटिव जो चार्ज है एटम में क्या कहा था उन्हें, एक समान रूप से क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकलता है उसका पॉजिटिव चार्ज किसी एक ही पॉइंट पर क्या है, कंसेंट्रेट है, नहीं थॉमसन मॉडल के अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होगा, अबाउट वन एल्फा पार्टिकल्स, अबाउट वन एल्फा पार्टिकल, अबाउट वन एल्फा पार्टिकल्स इन एवरी 800 एल्फा पार्टिकल्स, इन एवरी 8000 एल्फा पार्टिकल, every 8000 alpha particles deflected by more than 90 degree, deflected by more than 90 degree। देखो यहां पर बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं, एक स्कैटर्ड क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी अपने जो पाथ से 90 डिग्री या इससे भी अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, रिटर्न लौट आते हैं आपके अबाउट वन, यानी आपकी 8000 अल्फा पार्टिकल्स में एक ही पार्टिकल्स क्या है ऐसा कि वह अपने पाथ से क्या 90 डिग्री या इससे भी अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर क्या आते हैं, रिटर्न लौटते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, इससे एक कंक्लूजन निकलता है आपका कि एटम न्यूक्लियस के सेंटर पर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस पर क्या होता है, जो सेंटर है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव क्या शेप का बहुत छोटा सा शेप होता है, यानी पॉजिटिव साइज, यानी हम कह सकते हैं जो एटम का न्यूक्लियस के जो एटम है उसका न्यूक्लियस है तो बहुत छोटे साइज का होता है, जो उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होता है, उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत छोटा सा, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यहां से एक न्यूक्लियस की परिकल्पना आई आपकी, जिसे हमने कहा क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड इससे न्यूक्लियस की बात आई। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का जो साइज है जितना छोटा होगा उतने ही अल्फा कण न्यूक्लियस के क्या होंगे, नजदीक पहुंचेंगे, और अधिक एंगल पर क्या होंगे, स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो संख्या होगी उतनी ही कम होगी। तो हम कैलकुलेट करने में जो न्यूक्लियस की रेडियस मिलती है आपकी 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होती है। जितना ज्यादा क्या होगा, छोटा न्यूक्लियस होगा, तो क्या होगा, उतने ही अल्फा पार्टिकल्स उसके नजदीक पहुंचेंगे, और तो मैक्सिमम जो एंगल पर स्कैटर्ड होने वाली अल्फा पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो यहां से हम न्यूक्लियस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 मीटर होता है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस का जो साइज होगा आपका एटम के साइज का 1/10,000 पार्ट होता है, और जो एटम का जो रिमेनिंग या रेस्ट जो प्लेस है, एम्प्टी प्लेस है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से तो हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियस की जो कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक, जो इस मॉडल से आ रहा है आपका, तो इससे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंटल्स की क्या की, यहां से एक
सफल सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन किया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं रदरफोर्ड ने क्या स्पष्ट किया, अल्फा कण नाभिक से क्या होता है, यानी न्यूक्लियस से क्या होता है, बहुत दूर होते हैं वो। तो देखो अल्फा कण अगर क्या होते हैं, देखो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होता है। जो अल्फा पार्टिकल्स है, यहां अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल जो क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, तो वो ये क्या है आपके ये क्या है एटम है। जो अल्फा का न्यूक्लियस से, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, बिना डिफ्लेक्शन हुए सीधे निकल जाते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या होते हैं बिना डिफ्लेक्शन हुए क्या निकल जाते हैं, सीधे निकलते हैं। ठीक है, देखो अल्फा का बिना डिफ्लेक्शन हुए सीधे निकल रहे हैं, जो क्या है न्यूक्लियस से दूर है, क्या है जो न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, जो अगर न्यूक्लियस से बिना डिफ्लेक्शन किए सीधे निकल जाते हैं, जैसे जैसे अल्फा कण न्यूक्लियस के निकट पहुंचता है तो उसका स्कैटर्ड आरंभ हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है आपका नजदीक पहुंच रहा है अल्फा पार्टिकल्स, तो ये स्कैटर्ड होना शुरू कर देता है, ये ऐसे निकल जाता है, ये क्या हो रहा है ऐसे होना शुरू हो जाता है, क्या हो रहा है ये ऐसे ऊपर की ओर स्कैटर्ड होना शुरू हो जा रहा है। ये जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे क्या हो रहा है स्कैटर्ड होते जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल रहे हैं, नहीं तो ये क्या हो रहा है ऊपर, यहाँ पर क्या है अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं आपके स्कैटर्ड हो रहे हैं, ऐसे कोई अल्फा पार्टिकल है सीधे ऐसे रिटर्न हो जा रही है आपकी अल्फा पार्टिकल, ऐसे यहां पर भी है, जो दूर है तो सीधे निकल जा रही है, और जो नजदीक है तो वे क्या हो रही है स्कैटर्ड होना शुरू कर दे रही है, ये ऐसे आ जा रही है। तो ये क्या हो रही है आपकी स्कैटर्ड हो रही है आपकी अल्फा पार्टिकल, जो नजदीक है तो सीधे निकल जा रही है, जो दूर है तो सीधे निकल, जो नजदीक है वो क्या हो रहा है स्कैटर्ड होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कंसेप्ट निकाला। ऐसी नेक्स्ट जो है आपकी अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या होता है आपका कोलंबियन रूल को प्रूव करता है, क्या करता है कूलॉम्स लॉ का पालन करता है। देखिए नया जो आपका आया फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, देखो क्या फोर्स होगा अल्फा पार्टिकल और नई प्रॉपर्टी है आपकी 5th या 6th जो भी है आपकी। तो इसमें क्या होता है फोर्स बिटवीन अल्फा एंड द फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस क्या भी देखो रिपल्सिव फोर्स होगा आपका, वो कितना होगा, देखो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2 ही होता है। ठीक है, जबकि जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा आपका वो कितना होगा Ze होगा। ये समझ में आया, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2 ही है, न्यूक्लियस पर क्या है आपकी Z है, Z क्या है एटॉमिक नंबर है, E क्या है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कहा कि जो फोर्स अल्फा पार्टिकल पर जो स्कैटर्ड, जो हमने थोड़ी देर पहले जो क्या किया था, जो नजदीक है स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्स है, तो ये फोर्स क्या है कोलंबियन फोर्स से हम क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं, यानी अल्फा जो पार्टिकल्स का जो स्कैटर्ड है उसको हम एक्सपेरिमेंटली कूलॉम्स रूल से क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। तो वो फोर्स कितना होगा इसके बीच, तो F इज इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 मींस 2e, Q2 मींस Ze अपॉन सपोज इसके बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी r है, तो ये क्या आता है आपका r² आता है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन तो ये निकला इसका। ठीक है, अब देखो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव, जो देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर क्या होता है रिपल्सिव फोर्स होगा आपका। तो रिपल्सिव फोर्स जो पार्टिकल्स की न्यूक्लियस से दूरी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार अल्फा पार्टिकल्स जो
रिफ्लेक्ट हो रही है यानी रिपल्सिव हो रही है आपकी, ऐसे हो रही है, ये ऐसी हो रही है, ये किस मार्ग में चलते हैं, हाइपरबोलिक हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम एफ की वैल्यू बढ़ाते हैं रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है, एफ का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। कब बढ़ेगा, जब वो नजदीक आएगा न्यूक्लियस के, तो क्या होता है, एफ की वैल्यू क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। देखो एटम से पास होते समय जो पार्टिकल और न्यूक्लियस से दूर होता है, तो उस पर होने वाला, देखो जो पार्टिकल्स यहां पर है, एक पार्टिकल्स यहां पर है जो सीधे निकल रहा है, यहां पर रिपल्सिव फोर्स क्या है, कम है। देखो ऐसे ही पता चल जा रहा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा है, तो वो सीधे निकल जाएंगे। अगर नजदीक होगी तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा भाई, इस पर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, आपका कम होता है। तो रिपल्सिव फोर्स नहीं है तो वो सीधे निकल रही है आपकी, क्या निकल रही है, सीधे निकल जा रही है। तो परंतु जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के जितने समीप, जितने नजदीक से पास होता है, उस पर उतना ही अधिक क्या लगता है, स्कैटरिंग क्या लगता है, फोर्स लगता है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगता है। फलस्वरूप उतने ही एंगल से क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। वे सपोज थीटा एंगल से क्या हो रहा है, वे स्कैटर्ड हो रहा है। देखो जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा स्कैटर्ड होगा भाई, ये उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। ठीक है, उतना ज्यादा मुड़ेगी, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जितनी नजदीक से, न्यूक्लियस के नजदीक से आएगा आपका अल्फा पार्टिकल, उतना ज्यादा स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, क्या, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया। एक ऑब्जर्वेशन और है इसका, तो इन्होंने एक फॉर्मूला और निकाला था। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, ये एन थीटा क्या है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया जो होता है एट स्कैटरिंग एंगल थीटा पर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, 1 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2। ये नंबर एन क्या है, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल्स, इज वेरीज इनवर्सली एज साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक कांस्टेंट लिख सकते हैं k अपॉन साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला दिया था इन्होंने, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद एक ऑब्जर्वेशंस और आई थी, इन्होंने नंबर स्कैटर्ड क्या, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल में एक ऑब्जर्वेशन शो किया था। एक क्या किया था, ऑब्जर्वेशन शो किया था। देखिए कैसा ऑब्जर्वेशन आया था इनका, एन और थीटा में कर्व ड्रॉ किया गया था। ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, देखो ये तो है आपका टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ये एन है यहां पर, ये क्या है आपकी एन ऊपर की ओर वेरी कर रहा है, या डिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हैं। यहां नीचे स्कैटरिंग एंगल की बात करता है, स्कैटरिंग एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल है। देखो यहां पर ऑब्जर्व किया गया, इस स्कैटरिंग एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्कैटर्ड हुए या डिफ्लेक्ट हुए, और या ऐसा भी इतने अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू है आपकी, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। यहां पर इन्होंने क्या कहा था, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, और 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8। यानी इतने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए कितने एंगल पर, इसकी बात ये कर रखा है। यहां पर आया 0, यहां पर आया 20, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गया 40, 50, 20 से लेकर हम
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। अब देखो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनके, यानी 10 टू द पावर जो 7 आया है तो 0 और 20 के बीच की बात कर रहा है। ये 10 टू द पावर 7 की बात कर रहा है, यानी इतने क्या पार्टिकल्स कि 0 और 20 के बीच में क्या हुए, स्कैटर्ड हुए, इतने स्कैटरिंग एंगल के बीच में एंगल हुए। और फिर उसके बाद और बढ़ाते गए इसको, 10 टू द पावर 6 के आसपास आया तो इस टाइप से बनाए। तो मैं ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा हूं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ऐसा लिखा कि हाँ भाई यानी 180 डिग्री यानी 10 टू द पावर 1 और इसके बीच में कुछ इस टाइप से आ रहा था उनका, ये ऐसी कर्व शो हुआ है। तो ये इस टाइप का कर्व निकला उनका, ऑब्जर्वेशन कर्व होगा। हाँ ये ऑब्जर्वेशन कर्व निकला उनका, ठीक है। ये तो है आपका क्या, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड, यानी उनके स्टूडेंट्स गीगर और मार्सडेन ने उन्हीं के सजेशन के आधार पर किया था, लेकिन नाम रदरफोर्ड का था। कंक्लूजन एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकले, एटम्स हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। उन्होंने क्या कहा, एटम्स के पास क्या है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। स्पेस practically the center of क्या होता है, entire mass of the atom confined at extremely small center are called क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं। यानी इस न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर टू 10 टू द पावर 14 मीटर के बीच होता है, ठीक है। ये प्रूव करेंगे। तो दूसरा कंक्लूजन क्या था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, इज ड्यू टू द कूलम्बियन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन प्रोवाइडेड चार्जेस ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक ही है। और more is the distance of the velocity vector of the alpha particle from the central lines, the nucleus lesser is the angle of scattering। यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो वो बिना स्कैटर्ड बिना डिफ्लेक्शन हुए ही न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है अल्फा पार्टिकल, तो बिना स्कैटर्ड या बिना डिफ्लेक्शन हुए सीधे निकल जाता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी आर बढ़ती है तो वैल्यू कम होती है।